जय श्री राम। श्री बालाजी फलित ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दशा और अंतर्दशा इस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं कि राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा कैसा फल देगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शास्त्र में इस दशा और अंतर्दशा का क्या फल बताया गया है। शास्त्र में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा को अशुभ फलदायक बताया है। जैसे कि जातक को अस्त्र शस्त्र या चोर से भय हो, जातक को धन धान्य की हानि हो, गुरुजन या बंधु का नाश हो, स्थान हानि हो या पद हानि हो, नाना प्रकार के कष्ट जातक के जीवन में आए। तो इस तरीके के अशुभ फल इस दशा और अंतर्दशा में शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन हर जातक को अशुभ फल ही मिले यह जरूरी नहीं है। इस दशा और अंतर्दशा में जातक को राजयोग का फल भी मिलता है, यानी कि बहुत ही शुभ फल इस दशा और अंतर्दशा में जातक को मिलते हैं, राजयोग का फल मिलता है। तो जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि कब किसी जातक को राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा में राजयोग का फल भी मिलता है। दशा और अंतर्दशा यानी कि किसी ग्रह की महादशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा कैसा फल देगी, यह देखना है तो सबसे पहले यह देखना होता है कि ग्रह शुभ है या अशुभ। अब दशा और अंतर्दशा में कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है या नैसर्गिक रूप से अशुभ, यह इतना महत्व नहीं रखता जितना कि यह महत्व रखता है कि भावेश के आधार पर ग्रह शुभ है या अशुभ। अब कोई भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होकर के अशुभ फलदायक हो जाता है, और कोई भी नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ फलदायक हो जाता है। महर्षि पराशर जी ने भावेश के आधार पर ग्रह के शुभत्व या अशुभत्व के निर्धारण का निर्देश दिया है। तो यह देखिए कि भावेश के आधार पर कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है। हम जानते हैं कि मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो मंगल का तो भावेश के आधार पर निर्धारण हो जाता है कि मंगल शुभ है या अशुभ, लेकिन राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो भावेश के आधार पर राहु का निर्धारण नहीं होता कि राहु शुभ है या अशुभ। अब किस लग्न में कौन सा ग्रह शुभ फलदायक है, कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर लग्न के बारे में डिटेल में बताया है। वैसे मंगल जो है वह मेष और वृश्चिक इस लग्न में शुभ फलदायक होता है, क्योंकि मेष और वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश होता है। कर्क और सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, क्योंकि कर्क और सिंह लग्न में मंगल एक साथ केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है। धनु और मीन लग्न में मंगल शुभ फलदायक होता है, क्योंकि धनु और मीन लग्न में जो मंगल है वह त्रिकोणेश होता है। तो इन लग्नों में मंगल शुभ फलदायक होता है, यानी कि मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्क और सिंह, इन लग्नों में मंगल शुभ फलदायक रहता है। बाकी के जो लग्न हैं इनमें मंगल अशुभ फलदायक रहता है भावेश के आधार पर। तो इस तरीके से हम मंगल का तो निर्धारण कर लेंगे कि मंगल शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। अब राहु का निर्धारण करना होता है कि राहु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। राहु के शुभत्व के निर्धारण के लिए यह देखिए कि राहु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी ग्रह कैसा है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। तो इस आधार पर हम राहु का निर्धारण करेंगे कि राहु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। लघु पाराशरी में साफ कहा गया है कि यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संयुक्तो ततत फलानि परबलो प्रदिशेताम तमोगुरो, यानी कि राहु और केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं, जिस भावेश के साथ बैठे हुए हैं, बलवान होने पर उसी के अनुसार अपना फल देते हैं।
यानी कि अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो यह अच्छी स्थिति है। अगर एकादश भाव में राहु बैठा है तो यह भी एक अच्छी स्थिति है। अगर राहु शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो राहु भी यहाँ शुभ फलदायक हो जाएगा। अगर राहु अशुभ फलदायक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो राहु भी यहाँ पर अशुभ फलदायक हो जाएगा। अब राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी अगर उच्च राशि में, स्व राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र राशि में है यानी कि बलवान है तो राहु भी यहाँ पर बलवान हो जाएगा। और जिस राशि में राहु बैठा हुआ है उसका स्वामी अगर निर्बल है तो राहु भी यहाँ पर निर्बल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राहु का निर्धारण करेंगे कि राहु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। अब यह निर्धारण करना होता है कि राहु और मंगल इनके बीच में संबंध है या नहीं है। अब संबंध कैसे बनता है, संबंध कितने प्रकार का होता है या कौन सा संबंध कितना बलवान है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पराशरी राजयोग वाला देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में संबंध के बारे में बताया है। वैसे संबंध 4 प्रकार के होते हैं: क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध, एक स्थान स्थित दृष्टि संबंध और सावस्थान संबंध। लघु पाराशरी में राहु के साथ एक ही संबंध को माना गया है और वह है सावस्थान संबंध, यानी कि युति। अगर राहु के साथ किसी ग्रह की युति हो रही है तो वह सावस्थान संबंध कहलाता है। तो राहु और केतु इनके साथ सिर्फ एक ही संबंध माना गया है, सावस्थान संबंध। बाकी के जो 3 संबंध है वह राहु के साथ मान्य नहीं है। तो अगर राहु के साथ मंगल स्थित है तो ये संबंधी कहलाएंगे, और अगर राहु और मंगल इनके बीच में संबंध नहीं है यानी कि ये एक ही राशि में स्थित नहीं है तो फिर ये असंबंधी ग्रह कहलाएंगे। अगर राहु और केतु इनके बीच में अगर सावस्थान संबंध है यानी कि दोनों की युति है तो सामान्यतः इनकी दशा और अंतर्दशा अशुभ फलदायक रहती है। वह इसलिए क्योंकि एक तो राहु और मंगल दोनों ही नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं और साथ में स्थित होने पर तात्कालिक शत्रु भी बन जाते हैं, तो इसलिए इनकी दशा सामान्यतः अशुभ फलदायक रहती है। जैसे कि जातक को धन हानि हो या पद हानि या स्थान हानि हो, मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट हो, तो इस तरीके के अशुभ फल इस दशा और अंतर्दशा में आते हैं अगर राहु और मंगल की युति हो रही है। अगर यह जो युति है यह 6, 8, 12 भाव में बन रही है तो फिर ये बहुत ही अशुभ फलदायक रहती है, यानी कि बहुत ही अशुभ फल जातक को मिलते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अगर 6, 8, 12 भाव में मंगल और राहु की अगर युति हो रही है तो यह देखिए कि मंगल और राहु इनके बीच में कितने डिग्री का फर्क है। अगर बहुत ज्यादा डिग्री का फर्क है तो फिर ज्यादा अशुभ फल इस दशा और अंतर्दशा में जातक को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर डिग्री के हिसाब से दोनों के बीच में बहुत ही कम फर्क है तो फिर बहुत ज्यादा अशुभ फल इस दशा और अंतर्दशा में जातक को मिलते हैं। राहु अगर दूसरे या 12वें भाव में हो या 6ठे या 8वें भाव में हो और मंगल भी अशुभ भाव में स्थित हो तो फिर राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो है वह अशुभ फलदायक रहती है। अगर राहु 7वें भाव में स्थित हो और मंगल भी अशुभ भाव में स्थित हो तो फिर राहु में मंगल या मंगल में राहु की जो दशा है वह अशुभ फलदायक रहती है। तो यह हमने देखा कि कब राहु में मंगल या मंगल में राहु अशुभ फलदायक रहता है। अब हम बात करते हैं कि कब राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा में राजयोग का फल मिलता है। लघु पाराशरी में साफ कहा गया है कि तमोगुरो शुभारूढ़ान संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको, यानी कि मंगल केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के अगर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो और राहु भी केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा में राजयोग का फल जातक को मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कर्क और सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है क्योंकि वह एक साथ केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है। मेष और वृश्चिक लग्न में जो मंगल है वह केंद्रेश होता है। धनु और मीन लग्न में जो मंगल है वह त्रिकोणेश होता है। तो इन लग्नों में अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो और राहु भी केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो फिर मंगल में राहु की अंतदशा या राहु में मंगल की अंतदशा में राजयोग का फल जातक को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजयोग का फल भी राहु की महादशा में मंगल की अंतदशा या मंगल में राहु की अंतदशा में जातक को मिलता है। इसके अलावा यह भी देखिए कि मंगल और राहु इनके बीच में अगर केंद्र त्रिकोण यह संबंध बन रहा है, यानी कि जहां मंगल स्थित है वहां से अगर राहु केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो फिर यह केंद्र त्रिकोणीय संबंध बनता है। तो अगर केंद्र त्रिकोणीय संबंध राहु और मंगल के बीच में बन रहा है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें भाव में स्थित हो तो फिर शुभ फल इस दशा और अंतदशा में जातक को मिलते हैं। लेकिन अगर राहु और मंगल ये एक दूसरे से 6-8 भाव में स्थित हो, यानी कि षडाष्टक योग दोनों के बीच में बन रहा हो, तो एक की महादशा में दूसरे की अंतदशा में बहुत ही अशुभ फल जातक को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कि राहु और मंगल ये एक दूसरे से कितने भाव स्थित है, क्या केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या फिर 6-8 भाव में स्थित है। तो इसका भी फर्क इनकी दशा अंतदशा में पड़ता है। इसके अलावा मंगल की स्थिति भी देखिए कि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, यानी कि मंगल अपनी उच्च राशि, स्व राशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि में स्थित है या अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में स्थित है। मंगल जिस ग्रह के साथ में स्थित है वह ग्रह कैसा है और मंगल जिस नक्षत्र में स्थित है वह ग्रह कैसा है। तो इस आधार पर मंगल की स्थिति भी देखनी होती है। फिर यह भी देखिए कि नवमांश कुंडली में मंगल की कैसी स्थिति है, क्या नवमांश कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि या स्व राशि, मित्र राशि में स्थित है या अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में स्थित है। अष्टक वर्ग देखिए कि मंगल ने अपनी राशि में कितने बिंदु दिए हैं। अगर 4 या 4 से कम बिंदु दिए हैं तो यह अच्छी स्थिति नहीं है, और अगर 4 से ज्यादा बिंदु दिए हैं तो यह बहुत ही शुभ स्थिति है। सर्वाष्टक वर्ग में देखिए कि मंगल ने सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, कि 25 से 28 है तो फिर ये एवरेज है, और अगर 25 से कम है तो फिर ये अशुभ स्थिति रहती है। अगर 28 से ज्यादा बिंदु हैं, अब जितने ज्यादा बिंदु होंगे 28 से उतनी अच्छी स्थिति रहेगी। तो यह चीज भी देखनी होती है कि मंगल को अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, कहीं मंगल अस्त तो नहीं है। तो यह सारी स्थिति भी जन्म कुंडली में मंगल की देखनी होती है। इसके अलावा तात्कालिक गोचर स्थिति भी देखिए कि जिस ग्रह की महादशा अंतदशा चल रही है अभी वर्तमान में उनकी गोचर में कैसी स्थिति है। अगर तात्कालिक गोचर स्थिति अनुकूल है तो इसका भी दशा अंतदशा पे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि कितने पॉइंट्स प्लस में है, कितने पॉइंट्स माइनस में है। अगर प्लस पॉइंट्स ज्यादा हो तो फिर राहु में मंगल या मंगल में राहु की जो दशा है वह अच्छी जाएगी। अगर माइनस पॉइंट ज्यादा है तो फिर यह दशा अंतदशा अशुभ फलदायक रहेगी, और अगर प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट बराबर है तो फिर यह दशा मिश्रित फलदायक रहेगी, यानी कि कुछ शुभ फल भी जातक को मिलेंगे और कुछ अशुभ फल भी जातक को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप स्वयं देख सकते हैं कि राहु में मंगल की अंतदशा या मंगल में राहु की अंतदशा कैसा फल देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।